गई और फिर रियासत ने इसको मौका पाकर, यूं समझे इसमें रियासत ट्रैप नहीं हुई, इसमें बीएलए ट्रैप हुई है। ये इसमें जो दूसरे वाले जो डेमोक्रेटिक जद्दोजहद कर रहे थे या उनकी जो ट्यून थी वो सख्त थी, उनको भी उनके साथ रगड़ने का मौका मिल गया। तो बीवाईसी वाले या उनके जो हिमायती है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9 मई की तरह ट्रैप किया गया बीवाईसी को। ये जवाब उन्होंने तराशा और क्रैकडाउन किया, उनका मकसद ही ये था। फिर मैंने आपको उस दिन भी बताया हेयरिंग की, कि हेयरिंग जिस तरह हुई और फिर वो हल्फनामा लिया गया तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ, तो वो चीज़ें कुछ पहले से डन लग रही थी। और फिर कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका समझ नहीं आता, वो एक ही वक्त में वो क्या कहते हैं, यजीद से भी यारी हुसैन को भी सलाम। कभी वो ऐसे अच्छे अच्छे केस उठाते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है, कभी कभी ऐसे फिरौनियों के इनके पास केस होते हैं कि इंसान कहता है कि यार, लेकिन नहीं, मुक्तदरा ये चाहती है कि महरंग बलोच की ईगो को हिट करना है। खुदा न खास्ता, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हियरिंग हुई है उसमें कोई रिलीफ का इम्कान होगा। और फिर यही हुआ। तो सुना है कि नैब दोबारा एक्टिव हो गई है सादिक संजरानी के खिलाफ कि आपने इलीगल भर्तियाँ की और इतने इतने लोग लगाए। तो बलूचिस्तान वाले, कल मैं कहीं देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई जो भी है लगाए तो हैं। तो बलूचिस्तान वालों, आप लोगों की खिदमत के लिए अर्ज़ है, सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान से कोई इक्का दुक्का ही लगाया है। तो यूँ सादिक संजरानी के लगता है कि बुरे दिन जो है ना शुरू होंगे, क्योंकि वो अब या ज़्यादा सियासी बन गए हैं या दोनों साइडों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। महरंग लोगों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। क्यों? अदालत का ये फ़ैसला अस्करियत पसंदों को तक़वियत देता है। वो पहले ही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो अदालतें हैं, ये बराए नाम है, ये किसी और की डिक्टेशन पे चलती हैं, इनके पास कुछ नहीं है। रही सही कसर 26वीं यानी तरमीम ने पूरी कर दी कि अगर लोगों का एतमाद अदालत पर से उठ गया तो फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंद हों या दहशत गर्द हों या आमने सामने होंगे, दरमियान की कोई राह नहीं होगी। और अख्तर मैंगल का आयत वो अपना धरना ख़त्म करते हैं, जिसके इम्कानात यही हैं। और अगर वो भी कहते हैं कि सिस्टम से मैं मायूस हूँ, बस अब नौजवान अपना अपना रास्ता लें, तो फिर इसके मेरे ख्याल में नताइज लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ का हल ताकत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। बलूचिस्तान में जारी सूरत हाल में एक मरतबा फिर कशीदगी आ गई है। बीवाईसी की मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र महरंग बलोच की जो रिहाई पॉसिबल थी, जो 3 MPO का उन पे केस था, उस पे हाई कोर्ट बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जो सूबे में आखिरी एक के दरवाज़ा होता है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, ये यहाँ पे कुछ होगा, अनफॉर्चुनेटली उससे वो चीज़ उनको नहीं मिल सकी और हाई कोर्ट ने दोबारा बाल होम डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। हुआ ये था कि 3 MPO के तहत महरंग बलोच को सरियाब रोड से गिरफ्तार किया गया था। ये इसका बैकग्राउंड आपको बताएं कि वैसे तो बीवाईसी और हुकूमत में कशमकश चल रही थी। बीवाईसी के लोग बहुत एक्टिव हो गए थे। बीवाईसी एक बहुत फरीक बन चुकी थी। कहीं कोई लापता अफराद का धरना होता तो बीवाईसी एक फरीक था, उनसे जब मुआहदा होता था तो बीवाईसी का भी एक वहाँ का जो ओहदेदार होता था उसके सिग्नेचर होते थे। फिर इन्होंने काफ़ी मोबिलाइजेशन की, बड़े बड़े इन्होंने जलसे किए। तो हालिया जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसके बाद 1-2 दिन बाद ख़बर आती है कि 30 लाशें लाई गई हैं सिविल अस्पताल में, जो मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदों या दहशत गर्दों या जिनकी भी हैं, जो रियासत बयान करती है, उनकी हैं। तो इसी असना में अगले दिन बीवाईसी वाले जाते हैं, उनकी तलकलामी होती है, तो वो कहते हैं कि इनके लवाहिकीन आए हुए हैं लेने। बीवाईसी वाले ये क्लेम करते हैं कि पहले भी उनका ये दावा है और ये इल्ज़ाम है कि पहले भी लापता अफराद को दहशत गर्दों के नाम पर या मुकाबले के नाम पे मारा गया। हालांकि वो लापता थे। तो हम लोग गए कि कहीं वो लापता लोगों को तो नहीं मारा गया,
जबकि रियासत का जो बयान यह है, रियासत ये कहती है कि BYC, BLA या BLF का डेमोक्रेटिक विंग है या जमहूरी विंग है, ये कहते हैं कि हम कानून या आइन पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये उन्हीं की बात करते हैं। ये रियासती बयानिया है। तो फिर रियासत इस बयानिए के मुकाबले में फिर इसको इससे जोड़ती है कि ये उन्हीं दहशतगर्दों की लाशें थी, और ये लोग उन्हीं की लाशें लेने आए थे। तो फिर यहाँ तक हुई कि जो सिक्योरिटी वाले थे उनके साथ इनकी हाथापाई हुई, फिर 4-5 लाशें ये ले भी गए, वो दोबारा पुलिस वालों ने ले ली, कोई इक्का दुक्का गालिबन साथ ले गए थे। तो उस वक्त पता चल गया था कि क्रैकडाउन होना है, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का वाकया ऐसा था, आलमी लेवल की खबर थी, रही सही जो सिंपैथी थी वो ख़त्म हो गई। और फिर रियासत ने इसको मौका पाकर, यूँ समझे इसमें रियासत ट्रैप नहीं हुई, इसमें BLA ट्रैप हुई है। ये इसमें जो दूसरे वाले जो डेमोक्रेटिक जद्दोजहद कर रहे थे या उनकी जो ट्यून थी वो सख्त थी, उनको भी उनके साथ रगड़ने का मौका मिल गया। तो फिर उस रात को BYC के जो एक्टिव लोग थे उनको कुछ को उठा लिया गया, फिर उसके बाद उनकी बाजियाबी के लिए धरना दिया गया मारंग बलोच लोगों की तरफ से। फिर अगले दिन फिर फायरिंग होती है, 3 लोग मारे जाते हैं, आंसू गैस की शेलिंग होती है। तो वो केस भी मारंग लोगों पर ही होता है। मारंग लोग कहते हैं कि हमारे प्रोटेस्टर थे, इनको मार दिया गया। दूसरी तरफ वाले कहते हैं नहीं, इन्हीं के BYC के साथ कुछ ऐसे अस्करियत पसंद थे, उनकी फायरिंग से ये मारे गए। फिर वो कहते हैं कि उधर पोस्ट ऑफिस था यूनिवर्सिटी के सामने, वो जलाया गया, उसका भी केस बन गया। तो मतलब एक अफरा तफरी थी। तो BYC वाले या उनके जो हिमायती है वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 9 मई की तरह ट्रैप किया गया BYC को। ये जवाब उन्होंने तराशा और क्रैकडाउन किया। उनका मकसद ही ये था कि जो हमारी एक्टिव क़यादत है उसको अंदर ले, उनको गिरफ़्तार कर लें। फिर आपने देखा बीबो को गिरफ़्तार किया, बीबर्ग लोग तो पहले ही अंदर थे, फिर सिबगतुल्ला शाह जी हो गया, गुलजादी हो गई। तो इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, ये जेलों में हैं। इनके खिलाफ नादिया बलोच जो महरंग की बहन हैं और अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, गालिबन उन्होंने LLB किया हुआ है, तो वो पटिशनें दायर कर रही थीं, वकीलों को अंगेज कर रही थीं। तो यूँ केस लग गया। अब हाई कोर्ट में जब ये केस लगा तो हर बेंच ये चाह रहा था कि केस कौन सुनेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में फिर ऐसा तो नहीं है, बलूचिस्तान में कबायली वो हैं, लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, फिर कौमियत भी आ जाती है, फिर रिवायात भी आ जाती हैं। तो हर कोई देखता है कि यार ऐसा ना हो कि कल मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए कोई ताना ना बन जाए। तो अब उसमें पश्तून जज भी थे, उनमें बलोच जज भी थे। तो अब ये जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज हैं, आमिर राना साहब हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस इजाज़ सवाती साहब हैं, तो इसमें अब कोई भी लेने को तैयार नहीं था। अभी फिर इन जजों को ये कहा जा रहा है कि ये भाई सेटलर हैं या मकामी नहीं हैं, या कौमी इधर के होते तो फिर ये ऐसा फ़ैसला ना देते। तो उनकी खिदमत के लिए अर्ज़ है कि ये केस कोई उठाने को भी तैयार नहीं था। यहाँ बड़े बड़े नाम के कोई कौन से कार्ड यूज़ करके जज बनता है, कोई कौन सा कार्ड यूज़ करके जज बनता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे हम एहतसाब भी कौम या क्या क्या देख के सिलेक्टिव शायद करते हैं कि लोगों को शायद यही चीज़ जुड़ी होती है, लेकिन ये केस कोई लेने को तैयार नहीं था। लिहाजा कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच को ये लेना पड़ गया। फिर मैंने आपको उस दिन भी बताया हेयरिंग की, कि हेयरिंग जिस तरह हुई और फिर वो हल्फनामा लिया गया तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ, तो वो चीज़ें कुछ पहले से डन लग रही थी। और फिर कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका समझ नहीं आता, वो एक ही वक्त में वो क्या कहते हैं, यजीद से भी यारी, हुसैन को भी सलाम। कभी वो ऐसे अच्छे अच्छे केस उठाते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। कभी कभी ऐसे फ़िरौनियों के इनके पास केस होते हैं कि इंसान कहता है कि यार, जिस तरह मैं साफ़ी हूँ, मैं यहाँ पे किसी कातिल की, किसी जालिम की, उसको मसीहा बना के पेश करूँ, तो फिर मेरे ख्याल में फिर आप कहोगे कि यार आप साफ़ी हो, कम से कम ऐसा तो ना करो। इस जानिब
होंगे साफ़ी भी इस तरीके से, शायद बहुत ज़्यादा हैं ये तो पे, लेकिन वकील ये ले जाते हैं कि हम तो बस उनको प्रेजेंट करते हैं तो ये है वो है। तो भाई ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए, सबको पता होता है, वकीलों को ज़्यादा पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपने ज़्यादा जिहाद करना है, बेशक आप उसका केस ले लें, लेकिन उसका केस ऐसा करें कि उसके गले की हड्डी बन जाए। फिर जब आप वकील बन जाते हैं तो आप, इसका मतलब है आप उसी के पलड़े में भी चले गए। खैर वो सब कुछ होता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो ग्रेसफुल लोग होते हैं उनसे उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। जो बड़ा पढ़े लिखे या कॉम्पिटेंट लायर होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। तो इंसान, हर बंदा उनको वही कहता है कि यार आपका कोई केस ऐसा ना हो या आपका कोई आर्गूमेंट ऐसा ना हो जो तकलीफ़ दे। लेकिन खैर हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन अमूमी राय ये है जो मैंने आपको बताई। तो उसी दिन जो कुब्दानी साहब थे या जलीला हैदर थी या फिर अली अहमद कुर्द साहब थे, उन्होंने शोर किया इस पर कि भाई ये क्या है कि आप ये वफादारी का हल्फनामा ले रहे हैं। जब आप बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं उसमें आप ये कह देते हो कि भाई मेरा ये मज़हब है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इसका वफादार रहूँगा, फ़लाँ 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 जो है होता है। तो ये दोबारा मुझसे क्यों हल्फ लिया जा रहा है? लेकिन नहीं, मुक़्तदरा ये चाहती है कि महरंग बलोच की ईगो को हिट करना है। क्यों? और दूसरी तरफ जो बीवासी वाले या महरंग वाले वो जब बात करते हैं कि आपका मुल्क, आपकी एजेंसी, आपका वो, तो मतलब वो ट्यून भी है, दोनों एक दूसरे की ट्यून को समझते हैं। इसलिए उन्होंने ये शिक या ये मामूली चीज़ नहीं है कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के किसी आम बंदे को, इसके पीछे बड़े गहरे दिमाग थे जो हल्फनामा लिया गया। उसकी सिस्टर कह रही थी कि हाँ ये किया गया, इस पर बड़ा शोर उठा कि क्यों हल्फनामा लिया गया, क्या वजह है। निजी महफिलों में सुना है वकील साहब ने बोला भी कि यार ये मैंने तो गुडविल जेस्चर में ये काम किया था, प्रेजेंट हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे लान तान हो रही है। लेकिन यही है ना कि भाई बड़े वकील हो, आपसे यही है, आप जज से ये पूछो कि भाई किस हैसियत में आप ये कर रहे हैं, ये क्या है भाई, किसी और से ये किया गया, हल्फनामा लिया गया, ये तो नहीं है। और फिर कहते हैं कि हाँ आप गैर मशरूत तौर पर रियासत से वफादार रहेंगे। भाई रियासत में है तो वफादार रहेंगे, रियासत भी तो कुछ किरदार अदा करे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी रियासत का कोई सानी नहीं है, दो आंख है, एक आंख है इसकी अंधी और एक है इसकी फुल टाइम ब्राइट। इधर आप जो कुछ करते रहें कोई इशू नहीं है, जितने बड़े जालिम बने, फिरौन बने, लोगों को मारे, जब आप उसकी बंद आंख वाली या वो आंख जिसमें उसके चहीते बस बचते हैं, उधर कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी वाली आंख में आ गए या उसने आपको अपना मुखालिफ गर्दान लिया तो फिर आपके लिए मसले बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में बीवासी वालों के लिए अब ये हुआ है और ये होना था। मैंने आपको पहले भी कहा कि हेयरिंग में खुदा न खास्ता मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हेयरिंग हुई है उसमें कोई रिलीफ का इम्कान होगा। और फिर यही हुआ, उस दिन ये फैसला सुनाया जाना था, नहीं हुआ। फिर हफ्ता इतवार आया, फिर सोमवार को इन्होंने नहीं सुनाया। फिर आप के सामने की सूरत हाल है। अब मैं खैर फिर और क्या आपको बताऊं, ये है ओवरऑल सिलसिले। अब जो दुख की बात है वो ये है कि अदलिया से बहुत उम्मीद होती है। वो इदारे हैं, अवाम या इदारों में इत्तेमाद का फुकदान भी आ जाता है, समटाइम्स गिले शिकवे भी आ जाते हैं, और स्पेशली बलूचिस्तान जैसी सिक्योरिटी जोन में तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन अदालत और फिर हाई कोर्ट से नहीं उम्मीद होना चाहिए। और हाई कोर्ट ये नहीं है कि सिर्फ इंसाफ के लिए, वो कम से कम दरमियान में एक ऐसा वो कर भी देती है कि कोई दरमियानी राह निकलती है, लोगों का इत्तेमाद होता है। अगर वो भी इधर से हुकूमत लगा रही है एमपी और फिर आपको दोबारा वही कर रहा हो, वो क्या कहते हैं, खुद ही मुदई और खुद ही मुनसिफ। मुदई जो मुदई है उनका, उन्हीं को आपने मुनसिफ बना दिया। और फिर उसकी कोई जो उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कह रही है कोई टाइम लाइन नहीं है, ब्यूरोक्रेट पर मुश्तमिल कमेटी होगी, वो कि आया क्या फैसला देती है, उसके खिलाफ भी फिर यहाँ जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। वो कहती हैं कि अगर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ भी फैसला दिया हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो करते, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, ना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ये कमेटी है, इस कमेटी को पाबंद नहीं किया गया कि कितने दिनों में आपने ये फैसला सुनाना है।
एक दिन हो सकता है, एक साल हो सकता है। TORs क्या होंगे? फिर आया वो कमेटी के सामने वो हो के वो मानती भी है, नहीं भी मानती। तो बड़े अभाम है। अब जो चीज मुझे दिखी या मैं देख रहा था, या जो जीरक लोग हैं, अख्तर मैंगल भी रुस्वा किया गया। अभी उसके पास कोई भी, कल जो APC उन्होंने बुलाई तो तकरीबन तमाम पार्टी वालों ने उनको यही मशवरा दिया कि आप अपना ये धरना जो लखपास पे दिया हुआ है, अवाम भी मुतासिर हो रही है, ये बंद करें और कोई तहरीक चलाएं या और तरीके से जद्दोजहद करें। तो उन्होंने कहा कि कल मैंने अपनी पार्टी की CC कमेटी रखी हुई है, उसमें हम फैसला करेंगे, और ऊपर से आज ये फैसला भी हुआ। दूसरी तरफ सादिक संजरानी बड़े तेज बने फिर रहे थे, बड़े मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरह पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बाप वाले जो लयपालक हैं और वो नहीं कर रहे थे। और फिर सादिक क्योंकि MPA भी है तो उस पर ज़्यादा दबाव था कि भाई बोलो, बयानात दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो वो दोनों साइडों से खेल रहा था, और वो शायद कहीं ना कहीं किसी भी वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा सियासी बना हुआ है। तो सुना है कि नैब दोबारा एक्टिव हो गई है सादिक संजरानी के खिलाफ कि आपने इलीगल भर्तियां की और इतने इतने लोग लगाए। तो बलूचिस्तान वाले, कल मैं कहीं देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई जो भी है लगाए तो हैं। तो बलूचिस्तान वालों, आप लोगों की खिदमत के लिए अर्ज़ है, सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान से कोई इक्का दुक्का ही लगाया है, फैज़याब हुए हैं और फैज़याब किया है। और सूबों के लोग और स्पेशली फैज़ मामा और उसके चहीते लगे हैं। तो ज़्यादा खुशी मनाने या ज़्यादा उनकी वकालत करके थोड़ी बहुत पहले रिसर्च करना आप ज़रूर सीखें। तो यूँ सादिक संजरानी के लगता है कि बुरे दिन जो है ना शुरू होंगे, क्योंकि वो अब या ज़्यादा सियासी बन गए हैं या दोनों साइडों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेज़ हैं, बचा जाते हैं हर वक्त। अभी वो ये केस क्या अमन तक, ये अंजाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल वक्ती तौर पे वो कोई गुड लिस्ट में शामिल नहीं है। पहले ये था, और ये और खालिद मकसी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इन्होंने वो किया तो इन पे केस आ गया, और खालिद मकसी ने आज अपना कर्ज अदा कर दिया और मशवरे भी दे दिए अख्तर मैंगल को। तो यूं ही चलता है बलूचिस्तान में। सियासी पार्टियां मुख्तलिफ नामों से वो होती हैं, लेकिन असल ताकत का मरकज़ जो है वो हमारी मोहतरम एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब हमें दुख इस बात का होता है कि दरमियान में सियासी जो थी वो चीज़ रही नहीं है। जो अख्तर मैंगल या कौम परस्त थे वो भी खुटे लाइन है। अब क्या महारंग लोगों से मुज़ाकरात हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। इनके कबीले के ही कोई शख्स हैं, वो कर रहे हैं इब्तिदाई इतलात के मुताबिक, और वो शख्स ताकतवर हलकों के कोई इतने चहीते नहीं रहे हैं वो अपोजिशन के। मतलब वो बेचारा कोई दूसरी मरतबा इलेक्शन जीत भी रहा है तो फार्म 47 पे दूसरों को लाया जा रहा है, उसको नहीं वो कर रहे। अगर अभी दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं तो शायद, और ये कोई दरमियानी राह निकल आती है और ये कामयाब हो पाते हैं ताकतवर हलकों और BYC के दरमियान कोई ताकतवर हलकों के मुताबिक कोई किरदार अदा करने की, तो शायद इनकी लॉटरी निकल भी सकती है। इसके साथ साथ अगर ये भी नाकाम हो गए, अब ये ज़ाहिरी बात है जो ताकतवर हल्के हैं वो दरमियानी रास्ता जो चाह भी रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चाह रहे होंगे कि BYC को, क्योंकि वो जिस तरीके से सताए हुए थे BYC के, और ऊपर से जो इतनी आए रोज़ वो हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से ही उनसे कुछ मामला चाह रहे हैं। तो हम दुआ गो हैं, कोशिश है कि पहले भी ये थी कि अदालत शायद कोई अच्छा किरदार अदा करे, लेकिन बदकिस्मती से अदालत ने मायूस किया। अभी देखो उसका क्या हल निकलता है। या लेकिन जो जिसके ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि शायद सिचुएशन आगे बहुत टफ हो रही हो। क्यों? अदालत का ये फ़ैसला अस्करियत पसंदों को तक़वियत देता है। वो पहले ही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो अदालतें हैं, ये बराए नाम है, ये किसी और की डिक्टेशन पे चलती हैं, इनके पास कुछ नहीं है। रही सही कसर 26वीं यानी तरमीम ने पूरी कर दी। तो आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल भी
अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ लिख रहे थे और कह रहे थे कि ये तवक्को नहीं थी। माजी में बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है बहुत अच्छे फ़ैसले दे चुकी है कि पता चलता था कि कोई अदालत है, लेकिन अभी ये फ़ैसले शायद कानून और आइन के मुताबिक उस तरह नहीं है। अदालत का ये मौक़िफ़ है कि भाई हाई कोर्ट उस वक्त मुदाखलत करती है जब वो ना दिए जा रहे हों कानून के मुताबिक, तो आप पर लिहाजा डीसी ने वो किया है तो आप सेक्रेटरी दाखिला से रब्ता करें, वही इसका बेहतर वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर आपको कहा कि जिस तरीके से अदनान बशारत जो एडवोकेट जनरल हैं बलूचिस्तान के, और उस दिन जो वो तैयारी करके आए थे और आर्गूमेंट कर रहे थे, तो मुझे यही लग रहा था कि इस पर बड़ी मेहनत करवाई गई उनसे। एक तो अदनान बशारत फैला के इख्तलाफ से, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल वकील हैं, उनके गालिबन वालिद भी वकील थे, वकला घराने से हैं, हर चीज़ समझते हैं, और ऊपर से जब वो पीछे से बैक भी हूँ तो वो फिर कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, कितने पावरफुल होंगे, और फिर उनकी आर्गूमेंटेशन क्या होगी, और फिर क्या कुछ हो सकता है। तो ये सिलसिला हुआ। लेकिन इसमें दुख की बात जो मुझे लग रही है वो यही है कि अगर लोगों का एतमाद अदालत पर से उठ गया तो फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंद हों या दहशत गर्द हों या आमने सामने होंगे, दरमियान की कोई राह नहीं होगी। अदालत बेमानी हो जाएगी, बेवकत हो जाएगी। पहले बहुत कम एतमाद रहा है सिस्टम पे, मज़ीद अगर ऐसा कुछ होगा, और इसमें भी जजिस को भी सोचना चाहिए क्या वकत होगी। जब आपके फैसलों की वो नहीं होगी तो फिर आपका क्या वकार होगा, आपकी अदालतों का क्या वकार होगा। इसी तरह सिक्योरिटी वाले जो हैं या जो फैसला साज हैं वो भी ये कहें कि अगर दरमियान में से उधर भी में चीज़ें मैनेज की जाएंगी तो फिर तो डायरेक्ट हो गया। ये हो सकता है, जो कि है भी, रियासत बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ओवरऑल है माइंड सेट। और अगर माइंड सेट यूथ का ये बतला गया कि भाई यहाँ इंसाफ नहीं है, बस डंडे के ज़ोर पे हर चीज़ मुसल्लत की जाएगी, तो ये फिर तकलीफ देह बात होगी। और अख्तर मैंगल का आया वो अपना धरना ख़त्म करते हैं, जिसके इम्कानात यही हैं। और अगर वो भी कहते हैं कि सिस्टम से मैं मायूस हूँ, बस अब नौजवान अपना अपना रास्ता ले, तो फिर इसके मेरे ख्याल में नताइज लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ का हल ताकत नहीं है, वो बड़े कशीदा, क्योंकि मैं जो दूर में देखता हूँ तो मुझे बदकिस्मती से कोई अच्छे रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। जितना भी गिला करें कौम परस्तों से, वो एक बड़ी यूथ को अपने साथ अंगेज रखते हैं, अस्करियत पसंदी की जानिब नहीं जाने देते। हमने उनको भी उनके साथ जोड़ दिया। हमने जो महारंग वाले लोग थे जो लापता या किसी हवाले से कहते थे हम कानून आइन के मुताबिक वो कर रहे हैं, गो के उनके आए रोज़ हड़तालें या रोड बंद करना, उस पर बातचीत खुल के की जा सकती है, खिलाफ भी की जा सकती है, लेकिन उसको फिर साइड लाइन खुडे लाइन लगा देना, उन पर क्रैकडाउन कर लेना, ये भी मेरे ख्याल में एक्सट्रीम स्टेप होगा। तो अभी भी जो फैसला साज हैं, जो अदालतें हैं, जो सियासी लोग हैं, दरमियान में कोई किरदार अदा करें। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी अपने लोग हैं, उधर वाले जो यूथ है बलूचिस्तान की वो भी अपने लोग हैं, तो इस जंग में नुकसान अपना ही होगा। तो इसके लिए बेहतर यह है कि कोई उम्मीद नहीं मारें, सिस्टम पर कुछ ना कुछ उम्मीद हो कि ठीक है इतना वो कर दिए, थोड़ा रिलीफ मिल जाता, कोई और केस होता उसमें रिलीफ मिल जाता, गिरफ्तारी करना था तो कम से कम वो रिलीफ तो कुछ होता। अब अगर पहला दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाए तो फिर वो बेचारा क्या रसाई आगे तक कर लेंगे। तो अभी भी मेरे ख्याल में फैसला साज अपनी चीज़ों के बारे में सोचें और हर चीज़ को ये ना करें कि रियासत कहीं ज़िद कर रही है या रियासत हमारी रियासत नहीं है या रियासत मुखालफत का किरदार अदा कर रही है। इसी तरह जो BYC के लोग हैं वो भी देखें कि आज कितने लोग आपके साथ हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन डर खौफ जब क्रैकडाउन होता है तो बेचारे अपने घर वालों के ख़िलाफ़, इमरान खान की भी आज वो एक तस्वीर वायरल थी कि सिर्फ उसकी बहन फुटपाथ पे बैठी हुई थी, तो उसका अपना ख़ानदान सफ़र करता है। तो इसीलिए कोशिश यही करनी है कि किसी ख़ानदान को भी सफ़र नहीं होने देना, तमाम बच्चों को अपना बच्चा समझना है, शहरियों को अपना शहरी समझना है, हर चीज़ को बराबर तरीके से टैकल करना है ताकि जो ऊंच नीच हो जाती है उसका कोई मदावा भी हो और हर चीज़ का डेमोक्रेटिक हल निकाला जाए। अगर जबर किया जाएगा, अदालतें भी मैनेज होंगी या अदालतें भी रिलीफ नहीं देंगी, वो भी क्रैकडाउन करवाएंगी या वो भी उन्हीं के पास दोबारा भिजवाएंगी,
तो अदालत की साख पर भी सवालिया निशान उठेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फैसला साज, सियासी लोग, जजेस तमाम मिलकर कोई दरमियानी राह निकालेंगे और इस सिस्टम पर जो रहा सहा लोगों का एतमाद है वो ख़त्म नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।